नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, राहुल गांधी की न्याय यात्रा महाराष्ट्र पहुंच चुकी है और इस न्याय यात्रा में घोषणा दर घोषणा जो करते जा रहे हैं, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, ओबीसी के लिए, क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकेगा? क्या जमीनी स्तर तक मतदाताओं तक उनकी बात पहुंच सकेगी? क्या 98 करोड़ मतदाता उन्हें वोट देंगे? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य सवाल यही है कि गोदी मीडिया को जिस तरह से शांत कर दिया गया है और राहुल गांधी की किसी भी घोषणा को गोदी मीडिया छुपा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनल और अखबार सब के सब राहुल गांधी की घोषणाओं को छुपा रहा है, इग्नोर कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर से आदेश है। ऐसे में महिलाओं के लिए राहुल गांधी ने जो आज 5 घोषणाएं की हैं, क्या आपको पता है कि वह कौन सी घोषणाएं हैं? अगर आप गोदी मीडिया देखते होंगे तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया पर सक्रिय होंगे तो निश्चित रूप से आपको जानकारी होगी। आज राहुल गांधी ने महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए सकारात्मक प्रयास की दिशा में मील का पत्थर साबित हुए हैं और उन्होंने जो घोषणा की है, अगर महिलाओं तक यह बात पहुंच जाए, जमीनी स्तर पर गांव कस्बे की महिलाओं तक यह बात पहुंच जाए, तो इसका बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी और इंडिया को हो सकता है। लेकिन कैसे पहुंचेगा? कांग्रेस का कैडर, कार्यकर्ताओं का हुजूम क्या पहुंचाएगा? गोदी मीडिया तो नहीं पहुंचाई है और न पहुंचाएगी, लेकिन कार्यकर्ता अगर इसे जनता तक, जमीनी स्तर तक पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। वैसे यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया लगा हुआ है राहुल गांधी के आज की घोषणा और पहले की घोषणाओं को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए। तो क्या महिलाएं समझ गई कि राहुल गांधी जो उनके लिए सशक्तिकरण के लिए योजनाएं लेकर के आए हैं, उससे उन्हें कितना फायदा होने वाला है? क्या ओबीसी जान गया कि जनगणना ओबीसी की नहीं कराई गई है 1931 से, और 2011 में जब कांग्रेस सरकार ने कराई थी तो उसके आंकड़े नहीं प्रस्तुत किए गए, उसकी रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की गई, सार्वजनिक नहीं की गई और उस पर कुंडली मार करके बैठ गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या किसान समझ गए कि उनकी एमएसपी की गारंटी कांग्रेस दे रही है और देगी? चुनाव जीतने के बाद कुछ किसान तो जरूर समझ गए होंगे, लेकिन गांव मोहल्ले के किसानों तक यह बात पहुंच चुकी हो, ऐसा हमें नहीं लगता है। क्या आदिवासी जान गए कि उनके जल जंगल जमीन की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं और जल जंगल जमीन के साथ न्याय करने के लिए राहुल गांधी ने घोषणाएं की हैं? उनसे जो जंगल छीना जा रहा है, जमीन छीनी जा रही है, मोदी सरकार छीन रही है कारपोरेट को देने के लिए, क्या राहुल गांधी की बात उन आदिवासियों तक पहुंच सकी कि इस पर रोक लगाया जाएगा और जितनी जमीनें, जितने जंगल छीने गए हैं, उन्हें कारपोरेट से वापस लेकर के आदिवासियों को दिया जाएगा? लेकिन सवाल ये नहीं है
कि जनता तक बात नहीं पहुंच रही है। सवाल यह है कि कांग्रेस इंडिया के लोग क्या कर रहे हैं जो कि जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचा रहे हैं। क्या वो ये उम्मीद किए हैं कि गोदी मीडिया उनकी बात को पहुंचाएगा? गोदी मीडिया को तो आए दिन राहुल गांधी लताड़ लगाते रहते हैं, उसके बावजूद बेशर्म गोदी मीडिया उनकी लताड़ को भी नहीं दिखा सकता है। और जिस तरह से उन्होंने गोदी मीडिया में ओबीसी की तलाश करने की शुरुआत की थी और लोगों से कहा था कि जितने लोग प्रेस से आए हुए हैं, चाहे पत्रकार हों या कैमरामैन हों, कोई भी इसमें ओबीसी एससी एसटी का है, तो सन्नाटा छा गया। एक भी पत्रकार ओबीसी एससी एसटी का नहीं मिल सका। ऐसे में ओबीसी एससी एसटी को कैसे न्याय मिल सकता है? और राहुल गांधी अगर इस प्रश्न को उठा रहे हैं कि ओबीसी की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, दलितों और आदिवासियों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए सकारात्मक प्रयास होना चाहिए, तो इसमें क्या गलत वो कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी कुछ भी बोल जाते हैं, मीडिया उसे बढ़ा चढ़ा करके दिखाता है, रात दिन दिखाता रहता है। मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आ जाता है, उसको छिपा लिया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित फैसला मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा हादसे का फैसला था। इसे छिपाने के लिए उसी दिन सुबह फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का और शाम तक सीएए लागू कर दिया जाता है और पूरा गोदी मीडिया और अखबार सीएए के शोरगुल में गुम हो जाता है और इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित खबर को दबा दिया जाता है। लेकिन कब तक दबाएंगे? 15 तारीख को चुनाव आयोग को भी अपने वेबसाइट पर डालना है कि कितने लोगों से कितना धन उगाही की गई राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, खास करके भारतीय जनता पार्टी को किन किन कारपोरेट की शक्तियों ने बड़े पैमाने पर धन मुहैया किया और उस धन के एवज में भारतीय जनता पार्टी ने उनको देश ही बेच दिया। देश की तमाम कंपनियां उनके हवाले कर दी गई। एयरपोर्ट, बंदरगाह और रेलवे, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट बचा रह गया जिसका निजीकरण न किया गया हो, जिसे बेचा न गया हो? तो यह तो 15 मार्च को पता चलेगा जब चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पर डालेगा। ज़्यादा टाइम नहीं है, 48 घंटे का वक्त और है। उस समय देखिए गोदी मीडिया इसे छिपाता है या फिर कोई दूसरा एजेंडा लेकर के सामने आ जाएगा और इसे भी दबाने का काम किया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से देश के ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं के हित में घोषणा दर घोषणा करते जा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि 16 लाख करोड़ रुपए अगर नरेंद्र मोदी कारपोरेट के तमाम मित्रों को उपलब्ध करा देते हैं, उनका ऋण माफ कर देते हैं, तो हम अगर महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? वो कारपोरेट को बांट रहे हैं, अपने कारपोरेट मित्रों को दे रहे हैं और हम इस देश की महिलाओं को, इस देश की आधी आबादी को पैसे देने का काम करेंगे। 1 लाख रुपया सालाना गरीब महिलाओं को दिए जाएंगे अगर इंडिया सरकार बनती है, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो। महालक्ष्मी योजना इसे नाम दिया गया है और उनके बैंक अकाउंट में जो गरीब महिलाएं हैं, जनधन योजना के तहत जिनका अकाउंट खोला गया है, उसमें ऑटोमेटिक 1 लाख रुपए सालाना पहुंच जाया करेंगे। राहुल गांधी की दूसरी
बड़ी आज की घोषणा है, आधी आबादी का पूरा हक। इसके अंतर्गत सरकारी रिक्तियां, सरकारी नौकरियां जितना होती हैं उसमें से 50% आरक्षण महिलाओं के लिए होगा। और यह आरक्षण आज तक उन्हें दिया ही नहीं गया था। 50% की तो बात, 10% भी नहीं दिया गया। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला बंधन कार्यक्रम लेकर के जरूर आए। नारी शक्ति बंधन, महिला बंधन, कुछ भी कह लीजिए, जिसके तहत उन्हें राजनीतिक अधिकार देने के लिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में चुनाव लड़ने के लिए 33% आरक्षण देने की बात कही थी। लेकिन यह योजना कब शुरू होगी, कैसे फलीभूत होगी और कब महिलाओं को फायदा मिलेगा, इसका कोई खाका नहीं है। इसमें 10 साल भी लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस महिला सशक्तिकरण की बात कह रहे हैं और उनके लिए 5 गारंटियां लेकर के आए हैं, उसके लिए उनका कहना है कि इंडिया सरकार बनते ही ये सभी गारंटियां लागू हो जाएंगी। तीसरी गारंटी है महिला शक्ति सम्मान। इसके अंतर्गत आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील के तहत काम कर रही महिलाओं को वेतन दोगुना कर दिया जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे की महिलाओं को पर जितना खर्च आता है उसका आधा भारत सरकार देती है और आधा राज्य सरकार देती है। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि अगर हमारी सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी, तो आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील के महिलाओं की आमदनी, उनका वेतन दोगुना कर दिया जाएगा। और राहुल गांधी की आज की चौथी बड़ी घोषणा है अधिकार मैत्री। अधिकार मैत्री के तहत सभी पंचायतों में एक महिला प्रतिनिधि अधिकार मैत्री के रूप में उपलब्ध होगी। उसे परमानेंट नौकरी दी जाएगी जो कि महिलाओं की मदद करेगी और सारी जानकारियां गवर्नमेंट की उसे दिया करेगी। और 5वीं घोषणा है, जो सबसे बड़ी घोषणा है, कि कामगार महिलाओं को रहने में दिक्कत होती है और उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। तो सावित्रीबाई फूले के नाम पर हॉस्टल की योजना लागू की जाएगी और जितने भी हॉस्टल हैं उनकी संख्या दोगुनी की जाएगी और हर पंचायत में कम से कम एक हॉस्टल होगा और उस हॉस्टल का नाम होगा सावित्रीबाई फूले छात्रावास, जिसमें महिलाएं रह करके नौकरी कर सकेंगी, पढ़ाई कर सकेंगी। इस तरह से राहुल गांधी ने आज जो 5 गारंटियां दी, क्या ये गारंटियां आम महिलाओं तक पहुंच सकेगी? आम महिलाओं को इसका फायदा मिलने के पहले जो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उसकी सरकार बनाई जाए, उसकी सरकार बनाने में मदद मिल सकती है? हमें तो ऐसा नहीं लगता है। हमें लगता है कि जरूर 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में नहीं, लेकिन 15-20 दिन में यह बातें गांव तक जरूर पहुंच जाएंगी। सोशल मीडिया और यूट्यूब का ज़माना है। कुछ बातें सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जो चलती हैं उसे पहुंचने में गांव तक जरूर टाइम लगता है, लेकिन बातें पहुंचती जरूर हैं। और अगर महिलाओं के फायदे की बातें हैं तो निश्चित रूप से ये पहुंचेंगी और इसका फायदा राहुल गांधी को, इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों के नाम पर वोट बटोरने का काम करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर लाभार्थियों से वोट की अपील करते हैं और पुलवामा जैसे राष्ट्रवाद या कहें कि छद्म राष्ट्रवाद पर वोट की मांग करते हैं तो और धार्मिक ध्रुवीकरण करके मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को खड़ा करके 80-20 का खेला खेल करके वोट मांगते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी और पूरे भगवा गैंग के लोग। लेकिन राहुल गांधी का जो तरीका है यह संवैधानिक तरीका है। महिलाओं को, ओबीसी को, बेरोजगारों को, किसानों को फायदा पहुंचाने की बात अगर राहुल गांधी कर रहे हैं तो यह किसी भी दृष्टि से असंवैधानिक नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जब वोट की मांग करते हैं और छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर, हमारे सैनिकों की हुई हत्या के नाम पर वोट की मांग करते हैं, 80-20 का खेला खेल करके वोट की मांग करते हैं, राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर वोट मांगते हैं, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के नाम पर वोट मांगते हैं, तो यह सरासर असंवैधानिक है। और उसके इस असंवैधानिक काम पर चुनाव आयोग अंकुश भी नहीं लगाता है, एक सम्मन भी नहीं जारी करता है प्रधानमंत्री के खिलाफ, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया गया चुनाव आयुक्त है जो चुनाव करा रहा है। राहुल गांधी से जरूर सवाल पूछता है चुनाव आयोग और राहुल गांधी को एडवाइजरी जारी करके सलाह देता है कि पनौती जैसे शब्द का या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी भी शब्द का इस्तेमाल करने से संयम बरतें राहुल गांधी। लेकिन नरेंद्र मोदी जो राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहते हैं, सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कहते हैं और इस तरह से तमाम हेट स्पीच नरेंद्र मोदी देते हैं, कर्नाटक के चुनाव में बजरंग बली का जयकारा लगाते हैं, ईवीएम मशीन दबाने के पहले, बटन दबाने के पहले जय बजरंग बली का नारा बोलते हैं, उनके खिलाफ चुनाव आयोग कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। और राहुल गांधी अगर संवैधानिक ढंग से चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो इसमें चुनाव आयोग के पेट में दर्द होने लगता है। तो यही अंतर है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में। नरेंद्र मोदी के पास बहुत बड़ा चुनावी तंत्र है, चुनाव जीतने का के लिए सीबीआई है, ईडी आईटी है, आईटी सेल है, अकूत धन है। और राहुल गांधी के पास सीमित संसाधन है। नरेंद्र मोदी के पास मीडिया का हुजूम है, गोदी मीडिया उनके चरण बंधन में 24 घंटे लगा रहता है। लेकिन राहुल गांधी के सामने वही मीडिया नकारा साबित हो जाता है। तो ऐसे में जब पूरा ब्रिगेड नरेंद्र मोदी के पास है तो राहुल गांधी की आवाज़ नक्कार खाने में तूती की आवाज़ ही साबित हो जाएगी। ऐसा क्या आप सोच सकते हैं? लेकिन हम नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि उस दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कुछ दिनों के बाद जरूर राहुल गांधी की बात जनता तक पहुंचेगी। और अगर जनता तक, लाभार्थियों तक यह बात पहुंचेगी तो नरेंद्र मोदी ने जितना लाभ पहुंचाया है उससे कई गुना ज़्यादा लाभ की बात राहुल गांधी कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो जिंदा रखने के लिए, नरेंद्र मोदी के राज में तो इतनी गरीबी उत्पन्न हो गई है, इतनी भुखमरी उत्पन्न हो गई है कि वो 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं और दे रहे हैं, और नहीं दे तो जनता मर जाएगी 80 करोड़। लेकिन राहुल गांधी इससे कहीं आगे की बात सोच रहे हैं। जिन महिलाओं को 5 किलो राशन मिल रहा है उन्हें 5 किलो राशन तो मिलेगा ही, 1 लाख रुपए, और उनके लिए नौकरियां भी, सरकारी नौकरियों में भी 50% आरक्षण देने की बात कही जा रही। यहां तक कि उनके रहने और नौकरी करने, पढ़ाई लिखाई करने के लिए हॉस्टल तक की बात कही जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से राम मुद्दे को लेकर के
धार्मिक ध्रुवीकरण फैलाने की कोशिश किए थे, उसमें वह बुरी तरह से नाकाम हो गए और राम मंदिर का मुद्दा हवा में उड़ गया। राम नहीं आए इनको वोट दिलाने के लिए, जिसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की गई थी 22 जनवरी को, और लगा कि देश राममय हो जाएगा और नरेंद्र मोदी की जीत हो जाएगी। लेकिन उन्हें उसी दिन लग गया कि कुछ भी नहीं होने वाला है, राम उन्हें जिताने वाले नहीं हैं, राम मंदिर की हवा निकल गई है। खुद हिंदुओं ने, शंकराचार्यों ने राम मंदिर की हवा निकाल दिया, नरेंद्र मोदी की हवा निकाल दिया, चुनावी एजेंडे की हवा निकाल दिया। उसके तुरंत बाद कर्पूरी ठाकुर को याद किया गया भारत रत्न देने के लिए, और कर्पूरी ठाकुर के बाद झड़ी लगा दिया भारत रत्नों की। भारत रत्न के जरिए चुनाव जीतने की कवायद भी नहीं काम आई, और अब इंडिया गठबंधन को तोड़ने का काम कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं को अपने पाले में लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और जिस तरह से झूठ पर झूठ, गारंटियों की गारंटी की फेहरिस्त सामने पेश कर रहे हैं, उस पर जनता विश्वास नहीं कर चुकी है, क्योंकि यह देश की जनता बच्चा भी समझ गया है कि प्रधानमंत्री जुमलेबाज है, प्रधानमंत्री झूठा है। प्रधानमंत्री जो गारंटियां दे रहा है, पिछली गारंटियां तो पूरी कर नहीं सका, अभी दी जाने वाली गारंटियों का क्या भरोसा। और ऐसी गारंटी कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, आज नहीं, 2 साल में नहीं, 4 साल में नहीं, 10 साल में नहीं, 1947 तक, 2024 चल रहा है, 23 साल बाद विकसित राष्ट्र बनाएंगे, इसकी गारंटी दी जा रही है। अगले कार्यकाल में 2024 से 2029 के बीच तीसरी इकोनॉमी बना देंगे, इसकी गारंटी दी जा रही। यह गारंटी नहीं दी जा रही है कि नौकरियां दी जाएंगी, गरीबी हटाई जाएगी, लाभार्थी जैसी योजना जो 5 किलो राशन है उसे बंद करने की नौबत आनी चाहिए, और उन गरीबों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जाना चाहिए, मध्यम वर्ग में लाया जाना चाहिए। उसके लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि 24 साल घटने वाली घटना अगर घटती भी है कि नहीं घटती है, भारत विकसित राष्ट्र बनता है कि नहीं बनता है, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसकी गारंटी दी जा रही है। और उसके बहाने, CAA के बहाने हिंदू राष्ट्र बनाने की चाल चली जा रही है, जिसे OBC SC ST के लोग समझ नहीं रहे हैं। बाहर के देशों से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से वहाँ के अल्पसंख्यकों को बुलाया जाएगा, और जो पहले आए हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी, और जिन्हें बुलाया जाएगा उनको भी नागरिकता दी जाएगी। और इनका जो NRC है, NRC के तहत नागरिकता प्रमाणित करने के लिए प्रमाण मांगा जाएगा, और जो OBC SC ST के लोग, अल्पसंख्यक लोग प्रमाण नहीं दे पाएंगे, इन्हें देश से निकाला जाएगा, डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा, इनकी नागरिकता खत्म की जाएगी। तो ये हिंदू राष्ट्र बनाने का शॉर्टकट है कि दुनिया भर के हिंदुओं को इकट्ठा कर लीजिए, और यहाँ के मुसलमानों को, OBC SC ST को, जो कि हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, उनको देश से बाहर कर दीजिए। ये साजिश रची जा रही है। संविधान को खत्म करने की बात आए दिन कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा, प्रधानमंत्री के सलाहकार के द्वारा। तो संविधान भी खत्म करेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और वो ज़्यादा समय नहीं है, 2025 तक संविधान भी खत्म होगा, हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। 2025 में RSS के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, विजयदशमी 2025 तक 100 साल पूरे हो जाएंगे, और उसके पहले यह देश धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा। इस देश की सर्वधर्म समभाव की भावना को कुचल दिया जाएगा, इस देश की साझा संस्कृति को कुचल दिया जाएगा, धर्मनिरपेक्षता को कुचल दिया जाएगा, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। तो सावधान रहिए। CAA NRC इनका दूसरा चरण है। पहला चरण था राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और
एक पाखंड अंधविश्वास का घटाटोप तैयार करके पूरे देश को राममय करना, और दूसरा चरण है सीएए के तहत, एनआरसी के तहत हिंदुओं को लाना और मुसलमानों को भगाना। इस देश में सिर्फ हिंदू रहेगा और कोई नहीं रहेगा। कह रहे हैं कि सीएए के तहत बाकी बौद्धों को और क्रिश्चियंस को, पारसी को, पादरी को, इनको भी बुलाया जाएगा, लेकिन इनकी संख्या कितनी है? ज़्यादा संख्या तो हिंदुओं की है और मूल मकसद इनका हिंदुओं को ही बुलाना है और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र, चेहरे को समझने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के खिलाफ राहुल गांधी जिस तरह से देश को अपील कर रहे हैं और देश को आसन्न संकट से बचने की कार्रवाई कर रहे हैं, योजनाएं दर योजनाएं बना रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इंडिया गठबंधन को जिताया जाना चाहिए। और अगर इंडिया गठबंधन नहीं जीता, भगवा गैंग की जीत होगी, तो यह देश तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।